नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं सुमित झा। बिहार की सियासत में इन दोनों पैकेज की शक्ल में सियासी सपने बेचे जा रहे हैं। रैली दर रैली पैकेज का दायरा बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया और इसके बाद नीतीश कुमार कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने 2,70,000 करोड़ रुपए का संकल्प दिखाया, लेकिन पैकेज का जवाब फिर पैकेज से दिया गया। पीएम मोदी कह रहे हैं कि 1,65,000 करोड़ के अलावा बिहार को अगले 5 साल में 3,74,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अगर आप थोड़ा भी गणित जानते हैं तो मोदी जी के 1,65,000 करोड़ रुपए, नीतीश बाबू के 2,70,000 करोड़ रुपए और फिर मोदी जी के 3,74,000 करोड़ के आंकड़ों को मिला दें तो बिहार को चुनाव से पहले करीब 8 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखाया गया है। 8 लाख करोड़ में लगे जीरो ही गिनते गिनते आप थक जाएंगे। और अगर 8 लाख करोड़ रुपए का सपना सच हो गया तो इसे अगर आबादी से जोड़कर देखें तो मतलब बिहार के हर एक नागरिक के हिस्से में करीब 8 लाख रुपए आ जाएंगे, यानी कि बिहार का हर नागरिक लखपति हो जाएगा। लेकिन खुश ना हो, याद रखिए ये सियासी सपने हैं और सियासी सपने और जमीनी सच में फर्क होता है। फर्क देखने के लिए बानगी के तौर पर आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ले सकते हैं। बिहार के कुल बजट का 21% यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आज भी हाजीपुर में मैट्रिक में खुलेआम नकल या फिर आरा से ताजा आई बीए की परीक्षा में नकल की तस्वीर में नजर आती है। हकीकत आप बिहार में भर्ती फर्जी शिक्षकों की तादाद में भी ढूंढ सकते हैं। एक और बानगी है पटना नगर निगम, जहां डेंगू से बचाव के लिए 20 लाख की लागत से 59 फॉगिंग मशीनों की खरीदारी हुई थी, लेकिन मशीन पटना वालों को डेंगू वाले मच्छरों से नहीं बचा पा रही है। बानगी झारखंड में भी है, जहां कुपोषण पर लगाम लगाने के लिए कागजों पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हालात में तेजी से बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो सवाल है कि फिर सियासतदानों के इन सपनों का क्या मतलब। आज पुरवैया डीएनए में इन्हीं सियासी सपनों का जमीनी डीएनए टेस्ट। तो चुनावी समर में हमारे नेता जात जमात की बात कह रहे हैं, पिछड़ा सवर्ण के मामले पर राजनीति कर रहे हैं। बिहार के स्पेशल पैकेज पर स्पेशल सियासत हो रही है। देश के पीएम और राज्य के सीएम के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन इस जंग में बिहार का भविष्य यानी यहां के युवा कहीं गौण हो गए हैं। किसी ने यह साफ नहीं किया कि यहां के युवा को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए, उनकी शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए ताकि वे दुनिया से कदम मिलाकर चल सकें। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसी साल मार्च में बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान स्कूलों की दीवार और छतों पर चढ़कर नकल कराने के फोटो दुनिया भर में वायरल हुए थे। बावजूद इसके बिहार में नकल रोकने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बिहार में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद ग्रेजुएशन लेवल पर भी सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। सवाल यह है कि तमाम चिंता और हाईकोर्ट की फटकार के बाद बिहार में परीक्षा के दौरान नकल क्यों नहीं थम रहा। नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसकी मजाल हमें जो रोके। हम हैं नकल के गोल्ड मेडलिस्ट। चोरी कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम अगर ये कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं। ये तस्वीर आरा की है, जहां वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कॉलेजों में बीए पार्ट 1 की परीक्षा हो रही है। यहां विद्यार्थी विद्या की अर्थी निकालने पर तुले हैं। साल भर पढ़ने के बाद परीक्षा में पास होने के लिए खुलेआम किताब खोलकर लिख रहे हैं। उनके इस गलत काम में एग्जाम कंट्रोलर का भी साथ मिल रहा है। ये अपना किताब चोरी करके फोटो खिंचाया देगा तो आ जाएगा पेपर में और टीवी पर, तो तुम तक बिया नहीं होगा। तो आपने सुना, मीडिया के कैमरे को देख एग्जाम कंट्रोलर क्या कह रहे हैं। ये अपना किताब चोरी करके फोटो खिंचाया देगा तो आ जाएगा पेपर में और टीवी पर, तो तुम तक बिया नहीं होगा। बिहार में ये तब हो रहा है जब मार्च में मैट्रिक परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई थी। यहां तक कि इस मामले में हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा था। तब बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही ने इस तरह की घटना के लिए अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराया था। स्वीकार करना होगा कि इतने बड़े पैमाने पर जहां 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और अगर उन अभ्यर्थियों के
परिवार के सदस्य, उनके अभिभावक, उनके रिश्तेदार, उनके शुभचिंतक अगर ये तय कर चुके हैं कि वो अपने परीक्षार्थी को कदाचार लिप्त परीक्षा दिलाएंगे, तो हमारा जो यह प्रयास है कि पूर्णतया कदाचार मुक्त परीक्षा हम कराएंगे, उसमें हमें सफलता मिलने में कठिनाई उत्पन्न होगी। अब सवाल यह है कि शिक्षा को अभिभावकों की मानसिकता और शादी से जोड़ना कितना जायज है? क्या शैक्षणिक संस्थान सिर्फ डिग्री देने के लिए है? इस व्यवस्था में सुधार की कोशिशें क्यों नहीं हो रही हैं? अब जरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति लीलाचंद साहा को भी सुन लीजिए। अभी के इस माहौल में कदाचार रोकना शिक्षकों के बस में इसलिए नहीं है। हर कॉलेज में 6-7 शिक्षक हैं, हर कॉलेज में छात्रों की संख्या 1000 से ऊपर है। 2-3 हज़ार बच्चे जहां परीक्षा दे रहे हों, 6-7 शिक्षक कदाचार को रोकने में क्या इस व्यवस्था से बिहार में बाहर आएगा? इस तरह की डिग्री किस काम की होगी? हमारे हुक्मरान शिक्षा में सुधार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़े, इसके लिए मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। बिहार में कुल बजट का 21% शिक्षा पर खर्च होता है। अब जब इस तरह से पास होकर हमारे नौनिहाल निकलेंगे तो आप उनसे बेहतर भविष्य की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? शिक्षा जगत से जुड़े लोग इस व्यवस्था से नाराज हैं। अभी के माहौल में परीक्षा की क्या सार्थकता है? इससे सारे लोग, बिहार के सारे लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, सब वाकई मैट्रिकुलेशन लेके स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में जो खुला आम ये नृत्य हो रहा है, कोई इससे अनभिज्ञ नहीं है। आज नहीं तो कल बिहार में ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा से जुड़े लोग और सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि इस व्यवस्था से हम बेहतर आंकड़े तो पेश कर सकते हैं, लेकिन बेहतर स्टूडेंट नहीं। आरा से मनीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार कहती है कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया। इसके पक्ष में वो लंबे चौड़े आंकड़े पेश करती है, लेकिन आंकड़ों और सच्चाई में धरती आसमान का अंतर है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ स्कूल में दाखिला लेने मात्र से कोई शिक्षित नहीं होता। क्वांटिटी एजुकेशन की बात कहे, हम क्वालिटी एजुकेशन के लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। असर नाम की एक एनजीओ की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 में पढ़ने वाले 50% बच्चे 1 से 100 तक के अंक भी नहीं पहचान पाते। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कक्षा 5 के लगभग 75% बच्चे मामूली भाग का सवाल हल नहीं कर सकते। यानी प्राथमिक शिक्षा का आलम यह है कि लगभग 75% बच्चे बिना मामूली गणित सीखे ही अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। हाँ, इनके स्कूल जाने से इतना जरूर हो रहा है कि देश की साक्षरता दर बढ़ रही है। इस साक्षरता दर के बढ़ने को अगर आप मामूली उपलब्धि मान रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि इसके लिए भारत सरकार 1 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी सरकार का करोड़ों पैसा पानी में जा रहा है, क्योंकि इस तरह की शिक्षा पर हम इतरा नहीं सकते। दुनिया हमसे कहीं आगे चल रही है और दुनिया से कदम ताल करना है तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। अब बिहार को ही देख लीजिए। यहाँ साल दर साल मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। पहले आंकड़े देख लेते हैं, फिर उसका डीएनए टेस्ट करेंगे। वर्ष 2011 में 9,24,187 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 3,01,273 फेल हो गए। इसी तरह वर्ष 2012 में भी 12,52,069 विद्यार्थियों ने मैट्रिक की परीक्षा दी, जिसमें 3,62,711 असफल हो गए। 2013 में 13,63,994 में से 3,72,819 विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं कर पाए। साल 2014 में 13,38,254 विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में बैठे, जिसमें 3,32,232 फेल हुए। और साल 2015 में जब बिहार में मैट्रिक की परीक्षा कदाचार को लेकर सुर्खियों में रही, तब 14,26,902 परीक्षार्थियों में से 3,54,299 फेल हो गए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हम उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में कदाचार के बाद भी राज्य में बड़ी संख्या में छात्र फेल हो रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर परीक्षा में कदाचार खत्म हो जाए तो फेल होने वाले छात्रों का आंकड़ा क्या होगा? अब जरा बिहार में स्कूली शिक्षा के बाद
कॉलेज की शिक्षा का भी डीएनए टेस्ट करते हैं। बिहार के 9 विश्वविद्यालयों में करीब 4000 शिक्षकों के पद खाली हैं। आपको बता दें कि राज्य में करीब 16000 कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के पद हैं, लेकिन फिलहाल 25% पद खाली हैं। शिक्षकों के अलावा कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। यह हाल तब है जब हर साल कॉलेजों में छात्रों का बोझ बढ़ रहा है। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा में गुणात्मक सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम। पुरवैया डीएनए में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पटना नगर निगम का हम डीएनए टेस्ट करेंगे, जो कि हर साल डेंगू से बचाव का दावा तो करता है, लेकिन आज तक उसकी फॉगिंग मशीन भी, एक भी फॉगिंग मशीन काम करने लायक नहीं बन पाई है। पूरा पटना डेंगू की चपेट में है। बारिश के बाद जगह जगह हुए जलजमाव ने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है, लेकिन ना तो नगर निगम को इसकी परवाह है और ना ही सरकार को। देखिए खास रिपोर्ट। जल जमाव के कारण ये बच्ची जोखिम लेकर 5 इंच की पतली दीवार पर चलने को मजबूर है। गंदे पानी से बच्चे को बचाने के लिए ये पिता किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फुलवारी शरीफ के मित्र मंडली कॉलोनी के लोगों की हर सुबह कुछ इसी अंदाज में गुजरती है। हल्की बारिश के बाद पटना में हुए जल जमाव से लोग परेशान हैं। जब से बारिश स्टार्ट हुआ है तब से ये चल रहा है। अच्छा, ये तो बीमारी का भी घर हो जाएगा तो फिर कहाँ है अब डेंगू है, इसमें बहुत काफ़ी मच्छर चल रहा है, उससे परेशानी तो हुई भी न करेगा। इस मोहल्ले में 15 साल से रह रहे हैं। पहले तो ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन इधर 4-5 वर्षों में काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। जगह जगह नाला खुदवाने का, बनवाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बना तो अभी तक नहीं है। लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए बरसात में ही नाला का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन अधूरे निर्माण ने लोगों की परेशानी कम करने की बजाय बढ़ा दी। हालात ये हो चुके हैं कि लोग गंदे पानी के बीच नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। डेंगू मलेरिया की चिंता तो सता ही रही है। गंदे पानी के कारण नहीं दिखने वाले गड्ढों ने मुसीबत और बढ़ा दी है। बरसात में ये स्थिति रहता है। कितना नेता सब आकर देखकर चला जाता है, आज तक ना नाला बना ना कुछ बना। अब बच्चा सबको इतना ना दिक्कत होता है स्कूल जाने के लिए। रोड के इस साइड गड्ढा है इतना, अगर बच्चा गया तो खत्म, ऊपर गया। दरअसल पटना के 72 वार्डों में से 50 वार्ड ऐसे हैं जो जल जमाव से प्रभावित हैं, लेकिन उसके बावजूद न तो जल निकासी की व्यवस्था हो पाई है और न ही मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग और न ही डीटीटी का छिड़काव। ऐसे में बीमारी से पटना वासियों की जान बचे तो कैसे, ये बड़ा सवाल है। आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। पटना को डेंगू और मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए नगर निगम की ओर से जो भी कोशिशें की गईं, सभी बेकार साबित हुई। फॉगिंग मशीन की खरीदारी भी पटना को डेंगू से निजात नहीं दिला सकी, और वजह जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पटना में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पटना नगर निगम मूक दर्शक बना हुआ है। दरअसल नगर निगम करे भी तो क्या, डेंगू जैसी बीमारी पैदा करने वाले मच्छरों को भगाने के लिए नगर निगम के पास फॉगिंग मशीन भी नहीं है। जो है वो किसी काम के नहीं। कुछ टेक्निकल वजहों से भी है, कुछ हमारे पास ऑपरेटर की कमी है। तो जो नॉन ट्रेंड मतलब अनट्रेंड हमारे यहाँ जो मतलब ऑपरेटर्स हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है।
मशीन में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं है, बावजूद इसके हम लोग ट्रेंड ऑपरेटर्स के कारण बेहतर कहना होगा, हम लोग शायद सभी फॉगिंग मशीनें जो है वो नहीं चला पा रहे हैं। 2 साल पहले पटना नगर निगम में 59 फॉगिंग मशीनों की खरीदारी हुई थी, जिस पर 20 लाख की लागत आई। मशीनें लोकल एजेंसी से खरीदी गई थीं, जिसमें रखरखाव की सेवा शर्त शामिल नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि मेंटेनेंस के अभाव में मशीनें 1 साल में ही खराब हो गईं। अब नए सिरे से 10 मशीनों की खरीदारी की जानी है, लेकिन ये खरीदारी कब तक हो पाएगी, इसकी समय सीमा निश्चित नहीं है। ऐसे में डेंगू जैसी बीमारी से पटना वासियों को भगवान ही बचा सकते हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। पटना में जल जमाव की समस्या काफी पुरानी है। सरकार इस दिशा में सुधार की बात तो कहती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता। अब बरसात में डेंगू ने दस्तक दे दी है, तो लोगों को कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत भी है। डेंगू का मच्छर दिन के समय ही काटता है, इसलिए दिन में अपने आप को मच्छरों से बचाएं। बरसात के समय फुल बाहों वाली शर्ट और जूते पहने। घर में कूलर, गमलों का पानी हर हफ्ते बदलते रहें। अपने घर के आसपास के गड्ढों में लार्वा भक्षी मछलियां डालें। ये मलेरिया कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं। मच्छरदानी को भी दवा से उपचारित कराएं। घर में पानी की टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। डेंगू के मरीज को भी ठीक होने तक मच्छरदानी लगाकर रखें, ताकि मच्छरों में इसका वायरस ना पहुंच पाए। डेंगू का वायरस स्वाइन फ्लू की तरह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता, यह मच्छर के माध्यम से ही फैलता है, इसलिए मच्छरों से बचकर रहें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार बात कुपोषण की। झारखंड में कुपोषण रोकने के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है बताएंगे आपको। पूर्व एडीएन में अब बात झारखंड की। झारखंड के लिए कुपोषण एक अभिशाप है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से राज्य का हर चौथा बच्चा कुपोषित है। अब सवाल यह कि सरकार कुपोषण रोकने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, फिर भी संख्या में कमी क्यों नहीं आ रही है। झारखंड सरकार की हालिया रिपोर्ट कहती है कि राज्य में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या में कमी आई है, लेकिन 24 जुलाई को केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री मेनका गांधी ने राज्यसभा में झारखंड में कुपोषण के जो आंकड़े पेश किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। तब उन्होंने बताया था कि कुपोषित बच्चों के मामले में झारखंड का दूसरा स्थान है, जहां 56.5% बच्चे कुपोषित हैं। यानी राज्य सरकार के हालिया आंकड़े और केंद्र सरकार के आंकड़े में करीब 32.28% का अंतर है। खैर, केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़ों में अंतर का डीएनए टेस्ट बाद में करेंगे। आपको बताते हैं आप कैसे अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकते हैं। जन्म के तुरंत बाद या 1 घंटे के अंदर शिशु को मां का दूध अवश्य पिलाएं। 6 महीने तक बच्चों को केवल मां का ही दूध दें, पानी भी नहीं। 6 महीने के बाद बच्चे को मां के दूध के साथ नियमित रूप से ऊपरी आहार दें। इसके अलावा बच्चों को सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण आहार दें। अगर हम खाना बनाने में जरा सावधानी बरतें तो पोषण भोजन में मौजूद पोषण तत्व को बचा सकते हैं। खाने को ढककर पकाना चाहिए। आयोडीन नमक सब्जी पकाने के अंत में डालना चाहिए। सब्जी को काटने के पहले धो लेना चाहिए। दाल और चावल को पकाने के पहले कुछ देर तक धोकर रखना चाहिए। साग को लोहे की कड़ाही में नहीं पकाना चाहिए और मांस को अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें तो काफी हद तक कुपोषण को रोक सकते हैं। और जरूर इसी के साथ उम्मीद कि आप स्वस्थ रहें। फिलहाल पूर्व एडीएन में बस इतना है। नमस्कार।